हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी हम लोग अभी कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके दो पार्ट हमने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिए है। हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर कर डेप्थ तक समझा है, हाँ या नहीं। अब बारी है पार्ट 3 की। तो इस पार्ट को भी उसी तरीके से, उसी शानदार तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके समझने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली हर चीज को समझने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, कि भैया मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है जी। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स। देखो भैया, अलग अलग तरह के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड स्टेटस। तो मैनेजर्स को अलग अलग लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है उनकी अथॉरिटी, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली। और वहीं से हमारे पास ये 3 लेवल बनते हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल। ठीक है बेटा, चलिए एक एक करके तीनों लेवल को ढंग से समझते हैं। पहले बात करते हैं टॉप लेवल। भैया यहाँ पर ना ऊंचे लेवल वाले लोग आते हैं, ठीक है। अब ऊंचे लेवल मतलब इनकी बातचीत होती है। बातचीत किसकी होती है? सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग आते हैं हमारे पास किसमें? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है ना। इन सिंपल वर्ड बोलूं तो भैया जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन की और जो ऑफिस में तसल्ली से बैठ के काम करते हैं, वो लोग आते हैं हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट में, आया नहीं। तो भैया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है। ठीक है, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। वो सब कौन सेट करते हैं? हमारे ये टॉप लेवल के मैनेजर, सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये सब करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी, जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कौन बनाएंगे बेटा? टॉप लेवल मैनेजर्स। तो सिंपल सी बात है, एक लोअर लेवल मैनेजर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाता ना। ठीक है, उसके लिए इतनी स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज चाहिए होती है, वो किसके पास होती है? टॉप लेवल प्रोफेशनल्स के पास। ठीक है, जो कहाँ बैठे होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है बेटा, चलिए अगला, मेकिंग मेजर डिसीजन। जितने भी मेजर डिसीजन, जितने भी बड़े बड़े डिसीजन है, ठीक है, जिससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट होगा, वो सारे कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजर, सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, इन सब का काम है वो। ठीक है। अप्रूविंग बजट्स, किसी भी इसका बजट है उसको अप्रूव करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। रिसोर्स एलोकेशन, जो रिसोर्सेज उन्होंने असेंबल करे हैं ना, ठीक है, उन सबको एलोकेट करने का काम भी नहीं करे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर्स में। ensuring the organization's long term survival and success। भैया ऑफिस में बैठ के काम करते हैं पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर होती है। अरे बस समझ में, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की इन्हीं की है। ठीक है ना, ये ही वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और सर्वाइवल के लिए। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो दीज पर्सन मस्ट बी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट नॉलेजेबल एंड स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड। ठीक है भैया, तो भैया सब कुछ इनके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो भैया यहाँ पर कौन आता है? यहाँ पर मेनली आते हैं डिपार्टमेंट के हेड। आपको पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इनके जो हेड होते हैं ना बेटा, ठीक है ना। हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक हेड बिठा दिया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट की उसी हेड की होती है। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड मैनेजर। इसको हम बोलते हैं ब्रांच मैनेजर। क्या बोलते हैं? ब्रांच मैनेजर या फिर डिविजनल मैनेजर। ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? इनका काम होता है जो इन्होंने प्लान और पॉलिसीज बनाए हैं, उन प्लान और पॉलिसीज को, भाई इन्होंने तो बना दिया ना केवल, अब उसको इंप्लीमेंट कराना, उसको लागू कराने का काम किसका है भाई? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। अरे बस समझ में, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन करना एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है और उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। ठीक है, तो उसे कोऑर्डिनेट करने का काम भी किसका है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का
जो हमारे पास ब्रांच मैनेजर हो गया, डिविजनल मैनेजर हो गया, इन सब का काम होता है वो, ठीक है। मोटिवेट करना और गाइड करना लोअर लेवल मैनेजर्स को। भैया ये जो मिडिल लेवल मैनेजर होता है ना बेटा, एक लिंक क्रिएट करता है टॉप और लोअर मैनेजर्स के बीच में, ठीक है ना। तो उनको मोटिवेट करना, ठीक है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, इवन उनको हायर करना। अपने डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको हायर करने का काम भी किनका है, इन्हीं मैनेजर्स का है, कि सही पर्सन जो है वो सही जॉब के लिए आ जाए, ठीक है। स्टाफिंग करने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। एंश्योर करना कि भैया डिपार्टमेंट का जो गोल है वो मैट हो सके। भाई हर डिपार्टमेंट का अपना अपना गोल होगा, ठीक है, वो उस डिपार्टमेंट के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने गोल को अचीव कर पाए, ठीक है बेटा। अगला, सर्विंग एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया टॉप और लोअर के बीच में एक लिंक होता है ये, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब आता है हमारे पास हमारा लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, ये हमारा लास्ट लेवल होता है, ठीक है ना। यही लोग होते हैं जो एक्चुअल में एम्प्लॉय के ऊपर होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय को गाइड करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, सुपरवाइजर, फोरमैन और ऑफिस मैनेजर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेनली हम इनको सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सुपरवाइज करना और डायरेक्ट करना डेली ऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि भैया एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, ठीक है, ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको डायरेक्ट करना, उसको सही करना, ये सब काम किसके होते हैं बेटा, सुपरवाइजर के। अगला, वर्क जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रहा है नहीं हो रहा, ये इंश्योर करना कि भाई कोई रिसोर्स वेस्ट तो नहीं हो रहा, ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा, सारे रिसोर्स का ठीक से इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, और साथ में क्या टाइमली काम कंप्लीट हो रहा है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सुपरवाइजर की। अगला, डिसिप्लिन क्रिएट करना, ठीक है भैया, फैक्ट्री वगैरह में डिसिप्लिन क्रिएट करने का काम इनका होता है। डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करते हैं ये लोग, ठीक है, मोटिवेट करके और पनिशमेंट देकर, दोनों ही तरीके से डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। एड्रेसिंग एम्प्लॉय ग्रीवेंस, भाई एम्प्लॉय का कोई दुख दर्द है तो उन सबको दूर करना, ठीक है ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना एम्प्लॉय को काम करने के लिए, वो सब काम किसके होते हैं हमारे पास, हमारे सुपरवाइजर्स के, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड पॉलिसी, जो मिडल मैनेजमेंट ने प्लान एंड पॉलिसीज बनाया ना अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट कराने का काम हमारे सुपरवाइजर्स का होता है। फोकस करना शॉर्ट टर्म गोल पे और इमीडिएट टास्क जो है परफॉर्म करना, वो काम किसका होता है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है यार, जो टॉप लेवल मैनेजर उन्होंने तो क्या कर दिया, पूरे साल की पॉलिसी बना दी, प्रोग्राम बना दिए, टारगेट सेट कर दिए। अब उन टारगेट्स को अचीव एक बार में तो नहीं किया जाता, तो छोटे छोटे पार्ट में किया जाएगा। अब वो छोटे छोटे पार्ट को पे फोकस करने का काम किसका है बेटा, हमारे पास सुपरवाइजर लेवल का, ठीक है। और उस पार्ट में कोई लैक, कहीं पे लैक करता है वो पार्ट, तो उसको सही करने का काम भी इन्हीं का है, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आता है बेटा हमारे पास हमारा अगला टॉपिक, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट इज ए कॉर्डिनेट फंक्शन, उसके अंदर हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये फंक्शन चलते रहते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मतलब है थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचो, ठीक है। क्या सोचना है, क्या डिसाइड करना है एडवांस में हमें, कि भैया क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, ठीक है, पहले से ही डिसाइड कर लो इन सब चीजों को। इससे क्या होगा, एक ब्रिज बन जाएगा किसके बीच में, जो गैप है, ठीक है, जहां पर अभी हम हैं और जहां हम पहुंचने जाते हैं, उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, कौन, प्लानिंग। बहुत यूजफुल टूल है, बिना प्लानिंग के चलोगे तो फेल होना पक्का है, ऐसा कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, ठीक है जी। चलो अब बात आई ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मतलब होता है एक फ्रेमवर्क सेट करना, ठीक है ना, कि कितनी यूनिट्स होगी, सब यूनिट्स होगी, काम करने के लिए कितने लोग चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट होगी, ठीक है ना, कितनी पोस्ट चाहिए उस काम को करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट करना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। समझो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के बाद उन सभी पार्ट्स को उनके नेचर के हिसाब से ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने का काम किसका है हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग का। अब वो डिपार्टमेंट जो लोग काम करेंगे उस पर कौन कौन सी पोस्ट होगी, वो डिसाइड करने का काम किसका है हमारे पास, कहाँ पे आता है हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग में। अरे बस समझ में कि कौन कौन सी पोस्ट होगी, और उन पोस्ट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, कौन सुपीरियर होगा कौन उसको सबऑर्डिनेट होगा, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या ड्यूटीज होगी, ठीक है, वो सब कहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग में। आगे बस समझ में, बहुत बढ़िया। अब जो पोस्ट हमने ऑर्गेनाइजिंग में बनाई थी, ठीक है ना, उसको फुलफिल करने का काम कहाँ पे आएगा, स्टाफिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। भैया सिंपल वर्ड में बोलूं तो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ठीक है, सही इंसान को सही पोस्ट पे पहुंचाने का काम कहाँ पे आएगा, स्टाफिंग में। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे एम्प्लॉइज की, उनको डेवलपमेंट करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है, सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड काम यहीं पे आएंगे। अगला डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब क्या है, यहाँ पे हम गाइड करेंगे एम्प्लॉइज को, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे जिससे कि वो ठीक से काम करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के
गोल को अचीव करने में मदद करे। ठीक है, अगला कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का सिंपल सा सिस्टम होता है बेटा कि भैया आपने जो प्लान किया था, ठीक है ना, अब आपको डे टू डे बेसिस पे मतलब मंथली बेसिस पे जैसे मर्जी आपको उसे मीजर करना है कि क्या आप जो प्लान किया था आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो। अगर चल रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, तो क्यों लैग कर रहे हो उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद उसे ठीक करना पड़ेगा। वो सब आता है किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। ये मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को यहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट की जान, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन है क्या। कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फोर्स है जो सारे फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको सिंक्रोनाइज करता है, इनके बीच में एक हार्मोनी क्रिएट करता है। कौन, हमारा कोऑर्डिनेशन। और बाकी डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट्स की अलग अलग एक्टिविटीज होती है, उन सबको सिंक्रोनाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है कौन, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इन फंक्शंस के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, हार्मोनी नहीं होगी, और सिमिलरली डिपार्टमेंट्स के बीच में भी हार्मोनी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो भैया कोऑर्डिनेशन है तो सब कुछ है, कोऑर्डिनेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, सही सुना आपने, कुछ भी नहीं। ध्यान है इस बात को, इसीलिए मैंने बोला कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है किसका, मैनेजमेंट का। और एग्जांपल समझो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 25% जो है वो सेल को इंक्रीज करा जाती है, ठीक है। इसके लिए हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एक सजेशन दिया कि भैया एक काम करो 10% का डिस्काउंट दे दो, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इस बात पे अड़ गया, नहीं जी इससे तो क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस्टिंग कम करते हैं, हमारे पास सेल कम हो जाएगी, सेल कम होगी तो लॉस हो जाएगा। अब हुआ क्या, इनके बीच में ना कोऑर्डिनेशन नहीं है अच्छा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से ढंग से बातचीत नहीं करते, अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गोल पे फर्क पड़ेगा और हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता, बातचीत अच्छी होती, इनके बीच में हार्मोनी होती, तो क्या होता, ये दोनों मिलकर एक रास्ता निकालते हैं कि भैया डिस्काउंट एक काम करते हैं 6% का कर देते हैं, इससे हमारी सेल भी इंक्रीज हो जाएगी और हमें लॉस भी नहीं होगा। आई बात समझ में। तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तो भूल जाओ, ठीक है बेटा। तो अब समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा। चलिए बहुत बढ़िया, अब और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको जब आप समझोगे कि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता ना तो क्या होता है बेटा, पहला ओवरलैपिंग, काम ओवरलैप होता रहता है। दूसरा डुप्लीकेशन, ठीक है, एक ही काम बार बार होगा जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। काम में डिले होगा और चाउस क्रिएट हो जाएंगे हर जगह पर, मतलब कुछ भी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा। आ रही बात समझ में, जो कितना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। इसलिए मैं तो कोऑर्डिनेशन को ना 6th फंक्शन मानता हूं मैनेजमेंट का, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज इफ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर लुक्ड टुगेदर। ये तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट को साथ में देखा जाए, ठीक है। दे बिकम अ ग्रुप, ठीक है, वो एक ग्रुप बन जाए एज इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप, और हर ग्रुप में जैसा होता है कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा इन तीनों में, ठीक है। ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों ही लेवल पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरिट इन ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया हर फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन तो है ही है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते, अब आता है बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, और पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ग्रुप के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, ठीक है। कि डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज को एक पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी में क्रिएट करता है। भाई सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबकी एक्टिविटीज को कंबाइन करके
उनमें हार्मोनी क्रिएट करके, उनको इंटीग्रेट करके एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है उसको, और वो डायरेक्शन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला आता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। भैया कोऑर्डिनेशन से यूनिटी ऑफ एक्शन रहती है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम करने से क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? नहीं। उनके काम करने के साथ साथ उन सभी के कामों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो डायरेक्शन होगी ऑर्गेनाइजेशन का गोल। कि भाई काम तो कर रहे हैं, पर काम किस लिए कर रहे हैं? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। सबके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, सब मिलके उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, तब जाके गोल अचीव हो पाएगा। ठीक है जी। इट डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज साथ में, ठीक है, एंड एम्प्लॉइज, उन सब की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कि भैया आप जो भी काम कर रहे हो, आपका एक ही टारगेट है, इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना, तो इस गोल के लिए आप सारे काम करोगे, ठीक है, जिससे कि वो एक यूनिटी लेके आता है उन सबके एफर्ट में, और उन सबके एफर्ट को मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये चलता रहता है। अरे बस समझ में, ठीक है। इट इज नॉट ए स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर, इट रिक्वायर एट ऑल द लेवल, सभी लेवल पर चाहिए, इन ऑल द डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में चाहिए, टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू इट ऑपरेट्स, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कुछ भी हो, उसका लेवल कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पार्ट में आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन हर जगह पर है। कैसा नेचर है कोऑर्डिनेशन का? यूनिवर्सल। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज करता है सभी एक्टिविटीज को सभी लेवल पर और सभी डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि वो सभी क्या है? एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो भैया कोऑर्डिनेशन हर जगह पर है, हर लेवल पर, हर डिपार्टमेंट पर। ठीक है ना, लेवल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो हर जगह पर है कोऑर्डिनेशन, बिना कोऑर्डिनेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दोबारा से वही बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगला, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। बेटा सभी मैनेजर्स की इक्वल रिस्पांसिबिलिटी है। यहाँ पे मैं ऑल द मैनेजर्स बोल रहा हूँ, मतलब हर लेवल के मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन करना, केवल लोअर लेवल की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हर लेवल पे आपको जितने भी मैनेजर्स उन सबको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल द थ्री लेवल, टॉप मिडिल एंड लोअर, तीनों ही लेवल पे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है कि भैया वो एफर्ट लगाए और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब समझते हो? जो करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाता। ठीक है ना, एक ऐसा फंक्शन जो आपको करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इट्स सेल्फ। अपने आप कभी क्रिएट नहीं होगा कोऑर्डिनेशन, रेदर इट इज अ कंसाइज एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। कि भैया मैनेजर जब एफर्ट लगाएंगे तब जाके कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है ना, अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, समझना, कोऑपरेशन इज ए वॉलंटरी एफर्ट। जो कोऑपरेशन है ना, कि जो इंप्लॉइज है जो कोऑपरेट करते हैं, बातचीत करते हैं, जो उसकी मदद करते हैं, वो एक वॉलंटरी एफर्ट है। अरे बस समझ में कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है वो अचीव नहीं किया तब बिना कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स के। ठीक है, तो भैया जब एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तभी अच्छा कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। और कोऑपरेशन की फीलिंग अपने आप नहीं आती है, उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं, और वो एफर्ट कौन डालेगा? हमारा मैनेजर। आई बस समझ में, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस होता है। आगे हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए बेटा, ये कोऑर्डिनेशन में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो करता है। देखो यार, जब साइज ग्रो करेगा ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या होगा? उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो बढ़ेंगे, और हर इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की ना अपनी एस्पिरेशन होती है, अपने गोल होते हैं, अपना कल्चर होता है। तो इसलिए जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें
कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि अलग अलग लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, हर एक का गोल अलग है, हर एक का व्यू पॉइंट अलग है, हर एक का पर्पस अलग है, हर एक का कल्चर अलग है, तो उन सबको इंटीग्रेट करके ही तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे हम लोग। तो भैया हमें और ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज द इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो भैया उन सबके गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से हार्मोनाइज करना पड़ेगा, उनके बीच में एक हार्मोनी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और ये सब कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो भैया जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ेगी किसकी? कोऑर्डिनेशन की। आ रही बात समझ में? सिंपल सी बात है यार, कि आप पहले 4 लोग थे, ठीक है, तो इजीली कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे, अब 40 हो गए, तो अब कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, हाँ या नहीं? तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी वहां पर किसी कोऑर्डिनेशन की, कि सब लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपको। अरे बस समझ में? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। आपको पता है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और जो डिविजन्स हैं, ठीक है, उनके खुद के अपने गोल होते हैं, ठीक है, पॉलिसीज होती है, और अपना काम करने का तरीका होता है। दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, है ना, सबका अपना अपना होता है। बट सभी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स है वो क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, और वो अकेले काम नहीं कर सकते। काम करेंगे भी तो वो जो काम है उसका कोई पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो अचीव नहीं कर पाएंगे अकेले काम करके, ठीक है। आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत जान से काम कर रहा है, ठीक है, बट परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही तरीके से रॉ मटेरियल की लिस्ट वगैरह दे नहीं पाता परचेज डिपार्टमेंट को, जिसकी वजह से परचेज डिपार्टमेंट सही तरीके से सही क्वालिटी का सामान नहीं खरीद पाता, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात है, हाँ या नहीं? तो भैया कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे डिपार्टमेंट बने हैं इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। Thus the coordination necessary for linking the activities of various department। आई बात समझ में? ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन के बढ़ने की वजह से कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर? अगला स्पेशलाइजेशन। आजकल के इन्वायरमेंट में ना बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो स्पेशलिस्ट को हायर करती है किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि हम अपना बेस्ट करें। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना बेटा, ये किसी की सुनते नहीं है। सिंपल सी बात है, उनके अंदर होता है एक सुपीरियर वाली फीलिंग कि हम तो इनसे ऊपर है, मैं अपने काम में बेस्ट हूं। अरे बात समझ में? तो वो किसी की सुनते नहीं है। अब हर स्पेशलिस्ट अपना अपना काम कर रहा है, एक दूसरे की सुन नहीं रहा है, तो क्या होगा? उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? अपना गोल जो अचीव नहीं हो पाएगा। वो अपना अपना काम तो ढंग से कर देंगे, पर जब तक उनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं किया सकता। समझो इस बात को। मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। सब में सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है, एंड प्रियोरिटाइज देयर जोन। अपने अपने काम को, अपनी अपनी एक्टिविटी को हमेशा क्या करते हैं? प्रियोरिटाइज करते हैं कि मेरा काम ये है, मैं इसको ढंग से करूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सीक टू सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन का यहीं पे रोल आता है, ठीक है, कि उन सभी स्पेशलिस्ट के काम को एक सीक्वेंस में लगाना, ठीक है ना, उनको इंटीग्रेट करना, एक साथ लेके आना, ठीक है, जिससे हम पूरा का पूरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, उसको अचीव कर पाए। मतलब होलसम एफर्ट जो है वो क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए। आई बात समझ में? दोबारा से बिल्कुल सिंपल भाषा में एक बार समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है जब साइज ग्रो करते हैं हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि साइज ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो उनकी नीड्स अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन सबकी नीड्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। साथ में जब डिपार्टमेंटलाइजेशन बढ़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में हमें हार्मोनी क्रिएट करनी होती है, उनकी एक्टिविटीज के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, जिससे वो सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करे। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना पर्पस होता है, अपना गोल होता है, अपना काम करने का तरीका होता है, तो इसीलिए उनके बीच में हार्मोनी बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो किसी की सुनते नहीं है, ठीक है ना, वो अपने काम को हमेशा सुपीरियर समझते हैं, ठीक है। तो उन सभी स्पेशलिस्ट के एक्टिविटीज के बीच में एक लिंक क्रिएट करना, उन सभी के काम को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने का काम किसका है? कोऑर्डिनेशन का। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। तो इस वीडियो के साथ हमने इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लिया है। हर चीज यहाँ पर सेट हो गई है। फिर भी अगर कोई दुख दर्द हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताना, आपका भाई आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी। आपको क्या करना है? आपको रोज 5 बजे अपने भाई के चैनल पे आना है और मेहनत करके दिल लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब
करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करना है जो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा है। उसे बताओ कि यार इस चैनल पर इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।